नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको मोटिवेट करता है, एक ऐसा कार्यक्रम अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, उन लोगों की जिंदगी से प्रेरणा लेकर तमाम बिंदु आपको बताए जाते हैं, वो टिप्स आपको दिए जाते हैं जो आपके लिए मददगार साबित होते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बहुत सा नाम कमाया। लेकिन शुरुआत उनकी कहां से हुई, कैसे उन्होंने अपने इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया, जानेंगे एसपी राठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। जय महेश। सर, कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, ये भी कहा जाता है कि अगर मेहनत करें तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे, वो क्या कहती है? बेसिकली मेरा जो वर्क प्रोफाइल है या जिस पे मैं इंस्पायर रहता हूँ वो है, मैं वर्क पैशनेट आदमी हूँ। और इसके अंदर हम लोग जो है सेवा, त्याग और स्वाभिमान को साथ में कंसीडर करते हुए मैं काम करता हूँ। हम लोग भगवान महेश के वंशज हैं, तो ये चीज़ें हमें विरासत में मिली है। ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये विरासत जो है हमारे अगर मैं बात करूँ तो हमारे दादाजी से स्टार्ट हुई थी। अगर यहाँ पे मैं अपने दादाजी की बात नहीं करूँगा तो ये चीज़ें अधूरी रहेगी। हमारे दादाजी जो 1930 की बात है, जब वो महाराज गंगा सिंह बीकानेर के राजा होते थे, उनकी सियासत होती थी, हमारे दादाजी उनके साथ काम करते थे। और लेकिन किसी स्वाभिमान बात के कारण उनके साथ कुछ मतलब वैचारिक मतभेद हो गया और जो राजा है गंगा सिंह जी, वो हमारे दादाजी के पीछे पड़ गए। लेकिन हमारे दादाजी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वो राजस्थान के ही कम से कम 10-10 इलाकों में अलग अलग जगह रहे, क्योंकि राजा था, वो हुकूमत चलती थी, वो उनके पीछे थे। लेकिन हमारे दादाजी ने काफ़ी स्ट्रगल किया। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, 4 हमारे पिताजी वगैरह मेल थे, 3 हमारे बुआजी वगैरह थे। लास्ट में जब क्योंकि वो बहुत ही पीछे पड़ गए तो हमारे दादाजी वहाँ से शिफ्ट होकर हरियाणा में चले गए। मोरनी एक जगह है पहाड़ों में, वहाँ हमारे दादाजी करीब करीब 15 से 20 साल रहे, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। फिर जब राजाओं का शासन चला गया तो हमारे दादाजी हरियाणा बॉर्डर के राजस्थान का एक गाँव है मदाऊ, बहुत छोटा सा गाँव है, मुश्किल से कोई 100-200-300 की पॉपुलेशन रही होगी, वहाँ के बस गए। फिर वहाँ से उन्होंने अपना वापस स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। हमारे पिताजी जो सबसे छोटे थे, वहाँ पे उनकी एक इच्छा थी कि मैं अपनी एबिलिटी से कुछ अपना स्टार्ट करूँ, तो इसलिए उस गांव से और वो राजगढ़ आ गए। फिर उन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत प्रोग्रेस की। 1978 में जब उनके पास एक मौका आया कि उनको एक अपनी फैक्ट्री लगानी थी, संजय इंडस्ट्रीज़ के नाम पे दाल फैक्ट्री उन्होंने लगाई, तब उनके पास चॉइस थी कि वो दिल्ली में लगाएं या राजगढ़ में लगाएं। लेकिन उन्होंने, क्योंकि एक गांव का प्रेम था, तो हमारे पिताजी ने बिजनेस की कॉल नहीं लेके एक भावनात्मक कॉल ली कि गांव के लोगों के लिए हम कुछ करें, यहाँ पे रोजगार पैदा करें। इसलिए उन्होंने राजगढ़ के अंदर वो इंडस्ट्रीज़ लगाई। जब 1984 जब रेल मंत्रालय की स्ट्राइक हुई थी, बंसीलाल जी रेल मिनिस्टर थे, तब क्योंकि उनका जो दाल वगैरह जाती थी वो बहुत दूर दूर तक जाती थी, मदुराई वगैरह, साउथ वगैरह में, ये सब में जाती थी। तो इन ट्रांजिट में जो दालें थी, जो रैक के रैक जाते थे, वो बहुत ख़राब हो गए। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, उनके कर्जा हो गया। और क्योंकि हम लोगों का गांव था, जो अनाज वगैरह लेते थे, चने वगैरह, वो किसानों से लेते थे। किसानों का पैसा ड्यू होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगी, कर्जा हो गया। हम लोग भी 5 भाई बहन थे। उन्होंने उस टाइम स्ट्रगल करना स्टार्ट किया 1984 से। और हम लोग, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हम पढ़ने वाले थे, तो हम लोगों ने धीरे धीरे जब इतने स्ट्रगल के टाइम पे थे, तो हम सब भाई बहनों ने भी अपने पिताजी का सपोर्ट करने के लिए सोची। हमने कभी भी स्कूल फीस वगैरह ये सब है अपने पैसों से हम लोग बनाते थे, कमाते थे। वहीं से एक बिजनेस की थॉट स्टार्ट हो गई थी हम लोगों में। जब 10-10, 12-12 साल के थे, हमारे से बड़े भाई साहब योगेंद्र राठी, उनके साथ में हम लोग जो है माजा बनाते थे, पतंग बनाते थे, ठीक है, और उनको सेल करके अपनी फीस वगैरह भरते थे। तो ये सब हमारा सफ़र स्टार्ट था। हमारे पिताजी जो है 1989 के अंदर जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही होने लगी उनको, और जब सर्वाइव नहीं हो रहे थे वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए,
तो फिर वो वहाँ से पलायन कर गए 1-1.5 साल के लिए बाहर। पाकिस्तान के पास में एक छोटा सा गांव है घड़साना, वहाँ चले गए थे। उन्होंने सूखी चाय की वहाँ पे दुकान की, लेकिन 1-1.5 साल में अथाह संघर्ष किया, लेकिन काम नहीं चला, क्योंकि करोड़ों रुपए का लॉस था। उनके माइंड में था ये पैसे मेरे को वापस करने हैं, अपना बिजनेस जो है वापस स्टैब्लिश करना है। तब उन्होंने वापस वो 1.5 साल के बाद में वापस वहीं आ गए और उन्होंने 1990 में वही बिजनेस आके वापस स्टार्ट किया राजगढ़ में। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 1991 के अंदर ख़त्म हो गया था। हमारे पिताजी का बिजनेस धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगा था। हमारे माताजी वगैरह की इच्छा थी, क्योंकि हम लोग राजस्थान के अंदर एजुकेशन बहुत कम लोग, बिजनेसमैन फैमिली के अंदर बहुत कम लोग एजुकेटेड होते थे जी। तो हमारी माताजी का सपना था कि नहीं बेटे, ये लोग तो इस बिजनेस में हैं, आप जाके बाहर पढ़िए और एक प्रोफेशनल एजुकेशन लीजिए। मैं 1991 में ग्रेजुएशन करके और फरीदाबाद आ गया। मैं सीए करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो पिताजी की सोच थी हमारे, वही सिंपल मेरी सोच थी कि यहाँ भी हमें कुछ अपने काबिलियत से कुछ करके दिखाना है, कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हमें उससे कुछ दिखाना है। तो हमने जो एजुकेशन के साथ साथ में ये सोचा कि साथ में जॉब करें, घर वालों को जिससे बर्डन नहीं हो और हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो हमने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा वर्क पैशन है, काम से बहुत प्यार है। तो हमें 1.5 साल में उस कंपनी ने करके 5 इंक्रीमेंट दिए। जब 5 इंक्रीमेंट मिले तो हमें लगा कि यार एजुकेशन जो है, हमारा फोकस जो है वो हट गया था एजुकेशन से, क्योंकि हम काम के अंदर लग गए, कंपनी को सुबह से शाम तक काम करते थे। उसके बाद में अचानक वो कंपनी जो है वो बंद हो गई 1.5 साल के बाद में। अब वापस हम उसी स्थिति में आ गए और वहाँ से बेसिकली हमने ये सोचना स्टार्ट किया कि हाँ भी अब हम क्या करें। जब कंपनी बंद हुई थी तो उसका लास्ट में जो उनके डायरेक्टर थे वो एक स्क्रैप सेल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला जी हम कलकत्ता के हैं, हमें जल्दी जाना है, तो हमें जल्दी जो भी पैसा मिले स्क्रैप का वो दे के हमें वाइंड अप करके जाना है। तो वहाँ से उस कंपनी से हमने 5,000 रुपये का स्क्रैप खुद खरीद लिया, क्योंकि बिजनेस डीएनए में है हमारे, तो हमने खुद परचेज कर लिया वो। और उस स्क्रैप को हमने 15,000 रुपये में सेल किया। वो 15,000 रुपये के बाद जब 15,000 रुपये हमारे पास इकट्ठे हो गए तो वापस, क्योंकि बिजनेस मेंटेलिटी का मैं आदमी था, तो वापस स्टार्ट हो गया कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर हमने देखा कि हाँ भी इस छोटी सी पूंजी में 15,000 रुपये में क्या करें। तब हमें कोरियर का ध्यान आया कि ये कोरियर का बिजनेस ऐसा है जो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1994 के करीब हमने कोरियर कंपनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे वो कोरियर कंपनी को हम बढ़ाते गए। उसके अंदर हमें काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि छोटी पूंजी थी, काफ़ी स्ट्रगल रहा 10 साल हमारा, बहुत ज़्यादा। और 2003 के अंदर जब हमें एक सीबीएसई का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसके अंदर पीएमटी और आईआईटी के पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने थे, वो बल्क में मटेरियल था कार्गो का, हमें जब मिला तब हमने देखा कि हम कार्गो जो इंडस्ट्रीज़ है उसके का स्कोप काफ़ी है। और हमने कार्गो का काम जब वो पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद में हमारे मन में आया कि हम जो है मूव अपना कोरियर से करके कार्गो इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो जाए। वहीं से एक थॉट पैदा हुई। लेकिन जब हमने कार्गो की बात की तो ट्रांसपोर्ट का जो लेवल था उस टाइम वो बहुत अनऑर्गेनाइज था। लोग कार्गो के काम को या ट्रांसपोर्ट के काम को एकदम बुरी नज़र से देखते थे, उसके कोई गुडविल वगैरह नहीं होती थी। लेकिन वो चैलेंज हमने लिया कि नहीं, ये हम चैलेंज लेते हैं कि हाँ भी हमें इस इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोफेशनल रूप देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है सबके लिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट आप लोग कितना भी माल बना लें, लेकिन जब तक एंड यूज़र तक वो माल सेफ कंडीशन में नहीं जाएगा, टाइम पे नहीं जाएगा, जब तक उस माल का बनना बेकार है। तो हमने उस चैलेंज को लिया, हमने कंपनी की स्थापना की, क्योंकि हमें पता था इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तब हमने एक संपर्क, हिंदी का वर्ड लिया था कि संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कि आप इंडिया से संपर्क करो लॉजिस्टिक्स के लिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया के अंदर। तो वहाँ से हमने उस कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें आई उस टाइम, क्योंकि जब हम इस ट्रेड के अंदर एंटर हुए थे तो हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जब भी नाम आता था तो लोग मतलब एक इमेजिनेशन करते थे कि हाँ भी एक ये सरदार जी जो है वो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते थे। बेसिकली उस टाइम ज़्यादा सरदारों का आधिपत्य था ड्राइवर वगैरह के अंदर, तो हमें सिर्फ वही चेहरा दिखाई देता था। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने इसको प्रोफेशनल लुक देना शुरू किया। पढ़े लिखे लोगों को समझा के, ट्रेनिंग दे के इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाना स्टार्ट किया।
कुछ हमने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को समझाया कि हाँ भी ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लैक्स है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको लास्ट प्रायोरिटी मत दीजिए। 10 सालों के बाद में हम इस मुकाम तक आ गए कि हमने ट्रांसपोर्ट का नाम चेंज करके एक लॉजिस्टिक्स नाम दे दिया। ठीक है, एक नई आइडेंटिटी पैदा कर दी और धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्रीज के अंदर आने लगे। और क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं था, तो हमने, क्योंकि हमारा एक आगे और विजन था कि हाँ भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम है, वो लॉजिस्टिक्स उसका एक पार्ट है बेसिकली। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक कंपनी बनाना चाह रहे थे जो इंडिया के अंदर एक नाम हो, और जो ये धीरे धीरे यहाँ पे जो लीकेज है रेवेन्यू वगैरह उसको पूरा करते हुए, जो लीकेज है उसको हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि हाँ भी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो। इस वजह से हमने जो है क्या नाम इसका, लॉजिस्टिक्स के अंदर एक प्रीमियम फ्रेट के लिए कंपनी लॉन्च की। पहला हमारा टारगेट था कि हम जो ये कंपनी बनाएंगे ये प्रीमियम फ्रेट को सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था कि हाँ भी किसी का माल जब कोई मिस हैपनिंग होती थी तो अपना माल को एयर से पहुंचाते थे, ट्रेन से पहुंचाते थे, जल्दी पहुंच जाए, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद नहीं हो, लाइन स्टॉपेज नहीं हो। हमने वो एक टारगेट लिया कि अभी हम लोग, जो पहला हमारा टारगेट होगा कि इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनी हम बनेंगे। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग इसके अंदर था वो ऑटो सेक्टर था। हर एक आदमी ऑटो सेक्टर के हाथ नहीं लगाता था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सब होते थे। सेक्टर को लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, कहा जाता है कि कठिन परिस्थितियाँ ही हमेशा मौके देती हैं, अवसर प्रदान करती है। तो उन कठिन परिस्थितियों को क्या आपने अपने लिए मौका बनाया, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर को लेकर? हाँ, हमने कठिन परिस्थितियों का अपना मौका बनाया, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली ऐसे प्लेयर नहीं थे। और ये चैलेंज क्योंकि सबसे पहले संपर्क इंडिया ने लिया, तो इसलिए कस्टमर ने, कंपनीज ने, इंडस्ट्रीज ने भी हम लोगों को हाथों हाथ लिया। हमने बेसिकली क्या है कि पूरा कम्युनिकेशन का रूप चेंज कर दिया इंडस्ट्रीज का। जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, लोगों को हाइड रहती थी, लोग चीट करते थे उन लोगों को, इस पूरे प्रोसेस को हमने ट्रांसपेरेंट बना दिया। और धीरे धीरे जो है एक हमारा एस्टेब्लिश्ड नाम होने लगा। जितने भी बड़े बड़े कस्टमर है, चाहे वो टोयोटा है, चाहे मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, वो सब लोग हमारे से उस टाइम एंगेज हो गए थे, हमारे साथ एसोसिएशन की, और जो आज तक चल रही है। देखिए सर, ऑटो सेक्टर या टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जाहिर तौर पर वो सर के ऊपर से जाने वाली चीज़ें हैं। अगर अच्छी नौकरी की बात करें तो आईएएस या सरकारी नौकरियां, अच्छे बिजनेस की बात करें तो कपड़े के सिवा लोग सोच ही नहीं पाते। आपने यहाँ तक कैसे सोचा? इसके अलावा लोगों को क्या मशवरा आप इसको लेकर देना चाहेंगे? भाई, लोगों का मशवरे की जहाँ तक बात है, आपको काम वैसा करना चाहिए जो और लोग नहीं कर पाए, तभी कुछ आप एक जगह बना पाएंगे। और अगर जितना चैलेंजिंग, क्योंकि अगर कोई वर्क पैशनेट है आदमी, तो उसको जितने चैलेंजिंग काम है उसी को टारगेट करना चाहिए, जिससे क्या है कि कंपटीशन आपको कम मिलेगा और आपके प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होगी और काम करने में मज़ा आएगा। ये बहुत सही आपने बात कही है। आपने अपने दादाजी का जिक्र किया था। आपके दादाजी एक राजा की शर्तों के सामने नहीं झुके, और हो सकता है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट, आपके परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो। क्या अभी भी कोई ऐसी शर्तें हैं जो समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से थोपी जाती है, जिनके सामने आप घुटने नहीं टेकते हैं? ऐसी चीज़ें अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये सबका अपना अपना पर्सनल मैटर रहता है कि कौन आदमी किस चीज़ को कैसे मानता है। लेकिन मैं अगर स्वाभिमान की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का जो इंस्पायरेशन है या जो है सेवा, त्याग और स्वाभिमान, तो हम लोग स्वाभिमान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लोग स्वाभिमान को कई बार क्या घमंड के रूप में देखते हैं। घमंड और स्वाभिमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली एक जगह बनाएंगे, श्योर है, और आप प्रोग्रेस करेंगे। कोरोना के समय में एक तरफ जहां सभी बिजनेस, तमाम बिजनेस ठप पड़े हुए थे, लोगों को नुकसान हो रहा था, उसी कोरोना के समय में आप घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे थे। कोरोना काल नो डाउट सबके लिए एक चैलेंज था। सबको लोगों को पता नहीं था कि हाँ भाई इसके अंदर जो है क्या होने वाला है। हमें बिजनेस भी देखना था और समाज को भी देखना था।
हम लोगों ने एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, एम आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, ठीक है। उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के बाद में भी हमारे साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के बगैर सोए और लोगों की हेल्प की। हम लोगों ने भी कॉल सेंटर खोल लिए समाज के लिए कि अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो डॉक्टर राकेश अग्रवाल जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे और हम लोग 24 आवर्स हम उनको हेल्प करते थे, लोगों को अवेयरनेस देते थे। किसी के पास में अगर कोई आदमी नहीं होता था, पूरे परिवार के लोग जो है कोरोना से ग्रसित हो जाते थे, तो हम जो है उनके घर के ऊपर दवाइयाँ भिजवाते थे या कोई ज़रूरी सामान है वो भिजवाते थे। तो हम लोगों ने ये समाज के लिए किया था, इससे ओवरकम हुए समाज के लोग। अगर हम बात करेंगे कंपनी की, व्यवसाय की, तो नेचुरली बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा जो काम है वो जो हमारे बच्चे हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, लोगों के टच में रहते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, कैसे प्रिकॉशन लेते हैं वो देना स्टार्ट किया। उनके घर वालों के लिए हम लोगों ने हेल्थ बीमा वगैरह, उनके लिए हेल्थ बीमा वगैरह ये करवाया, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जहाँ अच्छे लोग थे, बेसिकली हम लोगों को कुछ परेशानियाँ भी आई, क्योंकि परेशानियाँ बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, किस टाइप के लोगों ने इंटरप्ट करने की कोशिश की, फिर भी हम लोग नहीं रुके। भाई एक हमारा एक कस्टमर है भोपाल के अंदर, बहुत बड़ा कस्टमर है OEM का, उनके किसी मैनेजर को ये कोरोना हो गया था। हमारी टीम ने, क्योंकि रेमडेसिविर वहाँ एक इकलौता इलाज माना जाता था वन ऑफ, कि हाँ भी इससे ठीक हो जाता है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने साउथ से उसको कैरी किए 2-3 रेमडेसिविर को और वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन MP और गुजरात के बॉर्डर पे हम लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको पकड़ लिया गया कि नहीं जी आप लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हो, जबकि हम लोगों ने उनसे बात भी करवाई, सब कुछ करवाया। तो ऐसे सारे उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर केस भी किया, लेकिन ऐसे इंटरप्शन आए, रोड ब्रेकर आए, फिर भी हमारी टीम जो है वो रुकी नहीं और 24/7 जो है हम लोग ये लोगों की सेवाएं जो है करते रहे। रही बात बिजनेस, दोबारा बिजनेस पे आऊँगा, तो बिजनेस के अंदर जितने भी OEMs कंपनी हैं, हमने कोरोना के अंदर भी किसी की फैक्ट्री को रुकने नहीं दिया। हम 24 और ज़्यादा एक्टिव हो गए और हम लोगों ने प्रशासन ने भी, क्योंकि हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को परमिशन मिली ऑफिसों में जाने की, हम लोगों को बाहर भी जाने की परमिशन मिली। तो हमने जितने भी व्यवसाय थे, क्योंकि व्यवसाय चलेगा तो देश चलेगा, व्यवसाय नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा, तो हमने कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जितने भी ऑटो सेक्टर के बड़े बड़े OEMs कंपनीज है, उनको रन किया। कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और आपने बताया कि आपके कर्मचारी कोरोना को लेकर भी लोगों के साथ हेल्पफुल होते थे और बहुत कम वो बॉस होते हैं जिन्हें कर्मचारी वाकई में पसंद करते हैं। तो क्या आपका नाम कर्मचारियों की जहन में उन बॉस में शुमार होता है? देखिए, ये तो क्योंकि हमारे जितने भी साथ में जो साथी है वो जाने, लेकिन हम लोग एज ए संपर्क फैमिली बोलते हैं। भाई एक अपने परिवार की फैमिली होती है, एक वो हमारी वर्क फैमिली है। तो जितने लोग हमारे को परिवार के पसंद है, वैसे ही हमारी को अपनी वर्क फैमिली पसंद है और उनके दुख सुख के अंदर हम लोग साथ रहते हैं और वो भी 24/7 हमारे विजन में हमारे साथ रहते हैं। हम एक दूसरे का बहुत रिगार्ड करते हैं, इसी वजह से हम लोग जो है इस सक्सेस को लेते जा रहे हैं। आपकी फैमिली ने संपर्क फैमिली को भी क्या साथ दिया है? आपको कोऑर्डिनेट किया है क्या हर सिचुएशन में, आपका साथ दिया है ताकि आपकी फैमिली का वो साथ संपर्क फैमिली के साथ में साथ मिल जाए? नो डाउट। देखिए, जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। अगर हमारी फैमिली साथ नहीं देती, हम लोग 2-2, 3-3 बजे तक कई बार घर में आते हैं, वो हमारे लिए खाना रेडी रखते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर उनका साथ नहीं होता तो हम लोग ये काम नहीं कर पाते। कहते हैं बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन ही बनता है और बहुत कम होता है कि अगर बच्चे की हॉबी हो तो अगर उनकी, हमने हिंदी फिल्मों में भी देखा है, आपने भी देखा है कि जो बिजनेसमैन पिता हो कहते हैं कि नहीं तुम्हें हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना है। क्या आप एक ऐसे पिता भी हैं? थोपना नहीं चाहते, बच्चों को फ्रीडम देंगे, लेकिन यस कि हाँ भी इतना बड़ा हम लोगों ने एम्पायर खड़ा किया है तो हम चाहते हैं कि नहीं बच्चे जो है इसको और आगे बढ़ाएं। आपके घर में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमारे फादर। आपके फादर आपकी इंस्पिरेशन है। आपके फादर से आपने क्या सीखा जो आप आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आगे अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे हैं, जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं उन्हें सिखा रहे हैं? उनसे हमने वैल्यूज़, संस्कार, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी
और सबसे ज़्यादा कि आज भी उनकी जो एज है, श्री ओम प्रकाश जी राठी हमारे फादर का नाम है, 78 ईयर्स के हैं, आज भी वो कंटिन्यूस वर्क करते हैं जी। तो उनसे हमें बहुत इंस्पायरेशन मिलता है कि नहीं जी, हमारे फादर जो है इस संघर्षपूर्ण जीवन के बाद में भी आज उनका एक नाम है, वो वहाँ पे एक बहुत फेमस हमारी फैमिली है, हमारे समाज के चूरू डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट भी है। तो उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। अगर मैं कहूँ कि उनके ऊपर एक किताब लिखी जाए, एक फिल्म बनाई जाए उनके जीवन के ऊपर, तो वो भी कम पड़ेगी। बिजनेस के अलावा आप अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में और किन चीज़ों में दिलचस्पी दिखाते हैं? जैसे कुछ लोगों को खाना बनाना पसंद होता है, तो कुछ अपने खाली समय में क्रिकेट खेलने चल जाते हैं। खाली समय में आप क्या करते हैं? अब तो क्योंकि टाइम खाली समय मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैं पुरानी बात करूं तो मैंने भी क्रिकेट अपने डिवीज़न लेवल तक खेला हुआ है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो खेलों में ही बेसिकली इंटरेस्ट, जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है वो है। प्लस उसके अलावा हमारा जो और शौक़ है वो है समाज की सेवा करना। तो अगर हमें और टाइम मिलता है तो हम अपने समाज के अंदर जाते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, पोलियो कैंप लगाते हैं, आइज कैंप वगैरह लगाते हैं। तो फिर जो और टाइम होता है हम उसके अंदर देते हैं। दिल्ली एनसीआर से आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ, दिल्ली एनसीआर को ही आपने क्यों चुना? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है, मैं सीए करने आया था और क्योंकि दिल्ली एक हब है इस वजह से, और हमारे गांव जो राजस्थान है उसके पास में है, तो इस वजह से हमने दिल्ली एनसीआर के अंदर दिल्ली एनसीआर को चुना। आप अपने बिजनेस को लेकर अब आगे क्या सोचते हैं? अपने बिजनेस को किस दिशा में और आगे बढ़ाएंगे? हमारे एक्चुअली टारगेट है, जैसे हमने बताया कि प्रीमियम फ्रेट में हमें नंबर 1 कंपनी बनना था, वो हमने अचीव कर लिया। दूसरा जो हमारा टारगेट है वो हमें देश की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की नंबर 1 कंपनी बनाना है और आईपीओ लेके आना है। हमें अपने आप को सेबी के अंदर रजिस्टर्ड कराना है। तीसरा जो हमारा टारगेट है बेसिकली कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं या हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो जैसे अगर आप जाते हैं एरोप्लेन में तो आपने देखा होगा पायलट की और एयर होस्टेस वगैरह जो भी होते हैं उनकी कितनी इज्जत है। तो हमारा एक एम ये भी है कि हम लोग क्योंकि इस इंडस्ट्रीज़ को कैटर करते हैं, तो जितना उनका रेपुटेशन है, उनकी अपनी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हम अपने ड्राइवरों को वो रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं, वो स्टेटस दिलवाना चाहते हैं। ड्राइवर्स की आपने बात की, पहले आपने कहा था कि एक वक्त वो होता था कि जो ड्राइवर होते थे उसमें जो आधिपत्य होता था वो ज़्यादातर सरदारों का होता था और एक ऐसी इमेज, एक ऐसी छवि बनी होती थी। तो ये जो छवि आपने चेंज की है, ट्रेन ड्राइवर्स जब आपके पास आए हैं, एजुकेशन ज़्यादा बेसिस पर आप ड्राइवर्स को रखते हैं, आप क्या इसे एक उपलब्धि मानते हैं या आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे एससीएम की, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है वो ड्राइवर होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। और जब तक हम उन लोगों का, जैसे एक पायलट का एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेपुटेशन होता है, जब तक हम उन लोगों को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक ये विज़न हमारा अधूरा है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि कार्यक्रम देख रहे दर्शकों ने बहुत सी चीज़ें भी आपसे ज़रूर सीखी होगी। और अब आप हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।